जिनकी हुकूमत में ये रेफरेंस दाखिल किया गया था, ये उनकी हुकूमत के लिए एक शटअप कॉल है, ये उनकी हुकूमत के लिए सेटबैक है। और ऑपोजिशन के जो केसेस हैं उधर से भी इनको खिफत का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ से इमरान खान साहब जिस एहतसाब के नारे पर वो इक़्तिदार में आए थे, उसी एहतसाब के नाकाम नारे के खबर में वो फंसते चले जा रहे हैं इस गर्दाब के अंदर। उनको देखना होगा कि कहां पे खराबी पैदा हो रही है, किस जगह पे गलती हो रही है, कौन है जो उनकी क्रेडिबिलिटी को खराब कर रहा है, कौन है जो उनकी 26 साल की इंटेग्रिटी को खराब कर रहा है, कैसे रेफरेंसेस फाइल किए जा रहे हैं, कैसे नैब काम कर रहा है। आज देखिए राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ एक और केस जो है वो भी असासाजात केस, वो इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में दाखिल कर दिया गया है। अभी पहले वाले केसेस जो है वो निमट नहीं पा रहे, तो एक अजीब क्योटिक सिचुएशन है। मैं ये नहीं कहता कि एहतसाब गलत हो रहा होगा, एहतसाब बिल्कुल ठीक हो रहा होगा। जिनके खिलाफ केसेस होंगे मुमकिन है वो सारे के सारे गलत लोग होंगे, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन कमजोर है या फिर जल्दबाजी से काम लिया जा रहा है। अब जो ये केसेस जो है, एक तो उनमें वैसे ही शवाहिद उस तरीके से इकट्ठे नहीं कर पा रहे, डिलेइंग टैक्टिक्स और लटकते जा रहे हैं मामलात। इस पर मजीद भी बात करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा केस से मुतालिक जो फैसला है, वज़ीर आज़म इमरान खान को फैसले से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म फैसले पर कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे। केस पर PTI कोर कमेटी इजलास में भी बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक आपको खबर दे रहे हैं, हुकूमत को एक बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा है। ये रेफरेंस जो कि मूव किया गया था, लेकिन इस रेफरेंस को भी अदालत की जानिब से कलअदम करार दे दिया गया है। जस्टिस काजी फायज की दरखास्त थी कि भाई ये बदनीयती पर मबनी रेफरेंस है, और आज उनकी इस दरखास्त को मंजूर कर लिया गया। मिठाई खाई जा रही है। ये जो बार एसोसिएशन के एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद है, नुमाइंदगान मौजूद हैं जो कि जश्न मना रहे हैं। इस दरखास्त पर फैसला आने के बाद मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है। शहबाज अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शहबाज, वज़ीर आज़म को भी इतला मिल गई है, मुशावरत हो रही है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल सहरिश, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस मुख्तसर फैसले से आगाह कर दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़राए बता रहे हैं कि कानूनी टीम को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुला लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान का इंतज़ाम तो क्योंकि हुकूमत इस केस में फ्रीक थी। जो अपनी कानूनी टीम है, अटॉर्नी जनरल हैं, उसके अलावा फ़रोग नसीम, शहजाद अकबर जो हैं और बाबर रहमान, उनसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस केस से मुतालिक जो है वो मुशावरत करेंगे। और ज़राए ये कह रहे हैं कि इस केस के रिव्यू में जाने या ना जाने का फैसला भी हुकूमत जो है वो करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जैसा कानूनी टीम का इजलास जो है वो मुतवक्के है कि आज ही होगा, लेकिन अब से कुछ देर के बाद एक अहम PTI कोर कमेटी का इजलास होने जा रहा है 5 वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिसमें ज़राए ये कह रहे हैं कि ये मामला भी डिस्कस होगा। तो इस फैसले के रिव्यू में जाना या नहीं जाना, इसका फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। तो कानूनी टीम को वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुला लिया और फैसले मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया और 5 बजे कोर कमेटी का इजलास होगा, उसमें ये मामला डिस्कस होगा। जी ठीक है। असद खरल साहब सीनियर एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। असद खरल साहब, आप इस मामले पर क्या कहेंगे? 2 महीने का टाइम इससे पहले भी काजी फायज ईसा साहब को भी कहा गया था, हुकूमत के हवाले से फरोग नसीम साहब से भी पूछा गया था कि भाई FBI को क्या कि मामला भेज दें, 2 महीने इंतजार करते हैं, वहां से फाइंडिंग्स आएंगी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेज दिया जाए। लेकिन जो फायज ईसा साहब हैं उन्होंने कहा था कि मेरी अहलिया को भी सुन लिया जाए, जिसके बाद ये दरखास्त आई और उस पर उनको सुना गया। तो वही ये फैसला में कहा गया है कि 2 महीने का टाइम अब दे दिया गया है। असद खरल साहब, सर इस मामला ये है कि ये जो एसेट रिकवरी यूनिट था और जिस तरह से ये रेफरेंस बनाया गया और जिस तरह से चीजें ली गई, मामला इसके अंदर ये था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मामला गया, इसमें जो इल्जाम ज्यादातर जो था उसका रुख था जज साहब की जो एहलिया है उनकी फैमिली की जानब। जज साहब के ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं था, लेकिन ये तासर देने की कोशिश की गई इस रेफरेंस में कि जो उनकी एहलिया ने प्रॉपर्टीज बनाई है, बैरून मुल्क की जो उनको प्रॉपर्टीज है, वो जज साहब जो है शायद जिस तरह नवाज शरीफ का केस में हुआ कि इनका ही पैसा था, यानी वो तस्वर किया जा रहा था। और ये चूंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर है, एक जज साहब है और इन्होंने अपने जो एसेट्स है उसके अंदर उनको नहीं शो किया। ये था कि ये जो आज जो 10 रुकनी जो बेंच है, जिसमें 3 जज साहबान ने इख्तिलाफ किया और 7 ने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उसको कालदम करार दे दिया है। और जो उसमें नलिफाइड अटेंशन की जो बात की गई है, ये एक बड़ा सीरियस चार्जशीट है हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक सिंबॉलिक ही बेशक होता है, लेकिन एक रियासत के एक सरबराह है, वो एक रियासती, तो उनकी जानब से हुकूमत की एडवाइस पे जारी बात है प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक रेफरेंस भेजते हैं। अब ये जो 10 मेंबर बेंच है उसने फैसला दिया कि ये नलिफाइड अटेंशन है, इस बेस पे वाइस पे इसको कालदम करार दे दिया जा रहा है। सही मामला ये है कि माजी में हम देखते हैं ये काउंसिल पहले तो बात ये है कि आम उसको वहां पे सारा होना चाहिए था
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाहर इधर मामला आता है। चूंकि वो अदालत में मामला आ गया और फिर जिस तरह आपने कहा कि उनकी अहलिया ने कहा या जज साहब ने कहा कि मेरी अहलिया को पहले सुना जाए, अब ये समझ नहीं आ रही थी कि ये जो केस है ये उनकी फैमिली के खिलाफ चल रहा है, ये जज साहब के खिलाफ चल रहा है और इसमें प्री मैच्योर। चलें ये बात हमें समझाएंगे आरिफ चौधरी साहब। असद करल साहब ये बात हमें आरिफ साहब समझाएंगे। आरिफ साहब ये मामला आपको क्या समझ आई है, क्योंकि ये जो अभी फैसला सुनाया गया है इसमें 2 महीने का वक्त जो एफबीआर को दिया गया है और सारी फाइंडिंग्स के बाद ये मामला जो है दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएगा। ये ऑफर पहले दी गई और फरोग नसीम साहब ने कहा कि मुझे वक्त दे, मैं पहले हुकूमत से मशवरा कर लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। तो उन्होंने फिर कहा था कि हुकूमत को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। ये वही सब अब दोबारा होने लगा है। तो अब ये आपको समझ क्या आई है, ये जो भी दरखास्त थी जिसमें रेफरेंस को कलअदम करार दिया गया है, जज साहिबान ने कहा था कि मैरिट डिसाइड करना हमने नहीं एफबीआर ने करना है, तो अब ये सारा मामला एफबीआर के कोर्ट में चला गया। नहीं, बात यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार जो है वो किसी और के पास जा नहीं सकता। सही। अब मामला यहाँ होता है मिसकंडक्ट का, और मिसकंडक्ट की कार्रवाई अगर ख़त्म कर दी जाए और मिसकंडक्ट की बुनियाद पे बनता है रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसे भेजता है, और अगर अदालत का ये फैसला आ जाए कि उसे हमने कलअदम करार दे दिया है, तो फिर जो मेन इशू जो था, कोर इशू जो था मिसकंडक्ट से मुतल्लिक, वो तो ख़त्म हो गया। बाकी रहेगी उसकी बिल्कुल ऑफ शूट है, यानी कोर्ट ने इसे इस काबिल नहीं समझा कि इसे मिसकंडक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये इजाज़त दी जाए कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने इसे इस काबिल समझा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर जा सकते हैं तो जाके एफबीआर देखे कि उसमें कहाँ टैक्स एवेजन हुई है, और उसमें तो यानी कि एफबीआर की फाइंडिंग्स पे ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएगा या नहीं, तो वो क्योरेबल है और वो सिर्फ उनकी बीवी के खिलाफ होगा। लिहाजा ये बात बिल्कुल सब लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, कि जनाब ये रेफरेंस फॉर आल प्रैक्टिकल पर्पसेस दफन हो चुका है। जहाँ तक काजी फायद ईसा साहब का मामला है वो क्लियर हो चुके हैं। बाकी रहा हुकूमत का मामला, बदनीति की जजमेंट आने के बाद हुकूमत इज इन सीरियस ट्रबल, और शायद उनके दोस्त जो है जिन्हें बहुत ज्यादा पुरजोश होकर वर्दी उतार के वो आ जाते हैं, थोड़ा सा जरा मुझे इसको क्लियर करें, शायद वो ये मशवरा दें, थोड़ा सा आप मुझे क्लियर कीजिएगा। रिव्यू जो है, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। आपने मुझे ये बोला है कि ये मामला जैसे कि कलअदम करार दे दिया गया रेफरेंस को, तो अब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जाएगा, लेकिन अभी जो फैसला सुनाया गया उसमें पहले एफबीआर को ये मामला रेफर किया गया, उसके बाद फिर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा सकता है। यानी कि ये एफबीआर की फाइंडिंग्स पर डिपेंड करता है कि इस फैसले को, इस मामले को आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना है या नहीं जाना। मैं आपको ये अर्ज करूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सारा केस देख लिया और ये सब उनके बयान को, उनकी अहलिया के बयान को काबिल इज्जत समझा और कहा कि हम इसे तस्लीम करते हैं, ये ट्रस्ट वर्दी है, सही बयान है, उसके बाद अगर कोई इर्रेगुलरिटी आती है तो वो इर्रेगुलरिटी टैक्स के मामले में एफबीआर से मुतल्लिक आती है, तो वो कहीं भी काबिल मुआखजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जज के खिलाफ नहीं है। वो चूंकि कार्रवाई वहाँ थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, तो इसलिए जिस तरह कहते हैं कि जिसकी रिपोर्ट जो है वो वहाँ भेजी जाए, तो वो रिपोर्ट, और अगर कोई टेक्निकलिटी उसमें इन्वॉल्व होगी तो उसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख लेगी, अदरवाइज कोई इसके मानी नहीं है। जहाँ तक हुकूमत का मामला है, हुकूमत ने अगर इसका रिव्यू फाइल किया तो मैं आपको ये अर्ज करूँगा कि वो मोर ओवर वाली बात होगी और इससे ज़्यादा इल एडवाइस कोई नहीं होगी, चूंकि जजेस जिन्होंने फैसला किया है वो वही जजेस हैं जो जिन्होंने अपना माइंड भी डिक्लेयर कर दिया, फैसला भी दे दिया। रिव्यू की जो टेक्निकलिटीज होती है उसमें पढ़कर ये हो सकता है कि इससे ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाए, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं होगा। आरिफ साहब, आप हमारे साथ वक्त अदालत के बाहर वकला रहनुमा बात कर रहे हैं, और वकला के इत्तेहाद की फतह है। हर किस्म की कुव्वतों के ख़िलाफ़ अगर कोई हक़ की बात करता है, आज के दौर में पाकिस्तान में वो वकील हैं और वो मिल के बात करते हैं। जहाँ किसी को जुर्रत नहीं होती वहाँ वकील खड़े होते हैं, और वकील खड़े होकर अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं और आखिर तक लेके जाते हैं। चूँकि वकील आज़ाद हैं तो अल्लाह का फजल है कि अदलिया भी आज़ाद है, और हम वकील मुत्तहिद रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, हमारी एसोसिएशन और काउंसिल्स आज़ाद रहेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में अदलिया भी आज़ाद होगी, कोई इन पर कोई दबाव नहीं डाल सकेगा। मैं इसके साथ साथ
अपने सहाफ़ी भाइयों का, बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी हमारा साथ कंधे के साथ कंधा मिला के दिया। ये मुल्क की वसी तर मफाद का और मुल्क की सॉलिडेरिटी का, यूनिटी का मुजाहरा था। चारों सूबे इकट्ठे थे इस मामले में। ये कोई एक सूबा नहीं, चारों सूबे पाकिस्तान के जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ थे, क्योंकि वो हक की बात करने वाला जज है, वो एक बहादुर जज है, उसमें जुर्रत है, खुल के बात करता है, अपने फैसले आज़ादाना देता है। हम देखिए, वो भी हमने चैलेंज किया हुआ था, तो उसका क्या इफेक्ट होगा जब आपकी दरखास्तें अलाउ हो? देखिए, मजमूई तो हो गया ना, वो अलग डिटेल जजमेंट आएगा, वो एक साइड इशू है। उस पर हम उम्मीद रखेंगे कि डिटेल जजमेंट में जज साहिबान कुछ कहेंगे कि उसका लीगल पोजीशन क्या है। आज आपके सामने रज़ा रब्बानी साहब ने फोकस करके वही आर्ग्यू किया कि ARU जो भी बनाई गई है, इसका पीछे कोई जवाब नहीं है, कानूनी तौर पर इसकी कोई बुनियाद नहीं है, लिहाजा इसको हम कानूनी अदारा नहीं मान सकते। तो ये मेलस के जो यूनानिमसली बात ने रेफरेंस के खिलाफ मंजूर की है, तो इसमें किस बुनियाद पर मंजूर की है? तमाम आर्गूमेंट प्रिवेल कर, तमाम सब आर्गूमेंट हमारे एक्सेप्ट हुए हैं, जिसमें मेला फ़ायदे भी था, जिसमें प्री मैच्योर होना भी था, जिसमें प्रेसिडेंट लेक ऑफ एविडेंस भी था, करना नहीं था, लेक ऑफ एविडेंस, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का बाइंडिंग नहीं होना था। ये सारे कानूनी पॉइंट्स पर भी और जो हमारे फैक्चुअल पॉइंट्स थे, जिसमें कि मेलस है, डिटेल तो जजमेंट में आएंगे, मजीद डिटेल में आएगा, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे सारे पॉइंट्स जो हमने पेश किए थे वो सारे एक्सेप्ट। बस सही हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका वकला रहनुमा इस वक्त इंदगान